Okay, hello everyone. I believe everyone is doing wonderful. So, welcome back to NWS. Okay, here we are covering the Indian polity. Okay, and through M. Lakshmikant. Okay, so let's start with our topic. So, अभी तक हमने देख लिया था कि कुछ एक्ट्स के थ्रू, ठीक है, तो जो हम लोग कवर कर रहे थे अब तक वो क्या था? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। तो अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम आगे और देखना चालू करेंगे तो आज हम लोगों ने कल कहाँ तक देखा था? 1773, ओके, और अमेंडमेंट ऑफ 1781, ठीक। नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज विथ आवर पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ sorry today we are going to start with our Pitt's India Act. Okay, so Pitt's India Act of लेते हैं Pitt's India Act of 1784. हम ये समझेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो भी क्राउन का ये मानना है कि अब धीरे धीरे सेंट्रलाइज किया जाए जो भी इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी पॉलिसीज और सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी एरियाज थे जो वो गवर्न कर रहे हैं और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव पावर्स जो भी थे उनके पास, ठीक है, अब उसको क्या किया जाए? सेंट्रलाइज किया जाए। और सेंट्रलाइज करने के ही उद्देश्य से क्या हुआ? उन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। ओके, अब ऐसे ही तो ये सेंट्रलाइज करने का ही एक तरीका चल रहा था, ठीक है। इसी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, आप पिट्स इंडिया एक्ट भी देखना चालू करेंगे। तो अगर हम पिट्स इंडिया एक्ट देखें तो अब ये समझिए, पहले जो हमारे पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ठीक है, उनके पास सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू तीनों अफेयर्स को देखने के लिए अथॉरिटीज थी। अब क्या हो गया? अब ये एक्ट लाते ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? ये एक्ट लाते ही उसको डिस्टिंग्विश कर दिया। क्या कर दिया? डिस्टिंग्विश कर दिया। किसको डिस्टिंग्विश कर दिया? एक बार देख लेंगे। थ्रू दिस एक्ट, लेट मी पुट लाइक दिस, ओके, डिस्टिंग्विश कर दिया कौन सा? पॉलिटिकल और डिस्टिंग्विश पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल। जो भी ये फंक्शंस कंपनी के थे, ओके, those are the functions of कंपनी, ठीक। पॉलिटिकल और कॉमर्शियल जो फंक्शन थे वो क्या कर दिए? दोनों अलग कर दिए। अब ये बोला गया, भाई देखिए ऐसा है, अब आप पॉलिटिकल और कॉमर्शियल दोनों एक साथ लेके नहीं चल सकते हैं। और जो अब डायरेक्टर्स हैं, ओके, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ओके, वो अब क्या ही मैनेज करेंगे? आप क्यों आए थे यहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछेगा आप क्यों आए थे यहाँ पे? ट्रेड करने आए थे। तो ट्रेड करने आए थे तो धीरे धीरे अब जो है आप सारी चीजें, रिवेन्यू और बाकी सारी चीजें एक साथ लेके चले गए, ठीक है, जिससे कि अब नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या कर दिया गया? जो आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब क्या करेंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को केवल
क्या मैनेज करना है? कॉमर्शियल मैनेज करना। जो कॉमर्शियल फंक्शंस है ना, उसको भी आप बस केवल आप उसको मैनेज करिए। ओके, सो नाउ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स विल ओनली हैंडल द कॉमर्शियल function. They are not going to take part in any of the sorry in any of the political function of the you know they are not going to be involved in any of the political function. Okay, चलिए, तो अब भाई पॉलिटिकल फंक्शन को करने के लिए कोई तो चाहिए। कौन करेगा? अब पॉलिटिकल फंक्शन भी तो मस्ट है, पॉलिटिकल फंक्शन भी तो करना है। तो पॉलिटिकल फंक्शन को हैंडल करने के लिए एक नई बॉडी बनाई गई। क्या बनाई गई? न्यू बॉडी वाज फ्रेम्ड, दैट वाज नोन एज, क्या बोला गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के कर रहा हूँ। तो जितने भी ये पॉइंट्स आपको यहाँ बता दिए जा रहे हैं, बस आप उतना ध्यान में रखिए, और जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो सीधे यहीं से आएंगे। आपको इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से आप करिए। ओके, बस ये पॉइंट्स आप जो है याद रखिएगा, ठीक है। तो अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स क्या मैनेज करने वाले थे, जैसे मैंने आपको बताया। नाउ दिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स वर देयर टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। ओके, पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है। चलिए, तो अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो बॉडी हो गई हमारे पास। कौन कौन सी बॉडी हो गई? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके, ये दोनों अलग अलग बॉडी, ठीक है। कंपनी के अंदर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोग देख लीजिए। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेरिटरी एक्वायर किया था, ठीक है, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेरिटरी एक्वायर किया था, क्या एक्वायर किया था? इस टेरिटरी की बात हम लोगों ने कल भी की थी, ठीक है। जो भी टेरिटरीज एक्वायर किया था किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ओके, अब ये सारी टेरिटरीज, ठीक है, किस नाम से जानी जाएंगी? ये सारी टेरिटरीज अब नाम से जानी जाएंगी now all this territory will be known as the British possession, SESSIONS, possessions in India। अब क्या बोल दिया गया भाई? जो ब्रिटिश पोजेशंस हैं, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया के नाम से ये सारी टेरिटरी जानी जाएंगी। जो पहले क्या जानी जाती थी? जो पहले जानी जाती थी टेरिटरी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। यहां तक अब क्लियर है आपको? ठीक है। इसके थ्रू जो ऑब्जेक्टिव था ईस्ट इंडिया का, जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या हो गया? सक्सेसफुल हो गया। और ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव टू होल्ड क्या चीज? सुप्रीम कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल? सुप्रीम
कंट्रोल ऑन कंपनीज अफेयर। जो कंपनीज के जो भी कामकाज रहते थे उसके ऊपर में जो भी कंट्रोल होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, was fulfilled, was completed। ठीक है, ये completed तो नहीं बोलेंगे, अभी और भी एक्ट आएंगे, लेकिन उस टाइम तक के लिए क्या हो गया, उस टाइम तक के लिए ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारा कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके जितने भी अफेयर्स हो रहे हैं पॉलिटिकल, ठीक है, उसके बाद से मिलिट्री, ठीक है, इसके ऊपर एक लगाम लगाने की बात हो रही थी। तो ये लगाम कैसे लगने वाला था, ये लगाम जो है पिट्स इंडिया एक्ट, एक और इसमें क्या बोल सकते हैं, एक और देयर वाज वन मोर एड ऑन। ठीक है, एक और एडिशनल एक्ट था जो कि क्या कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट को अब इस्टेब्लिश करेगा किसके ऊपर, सुप्रीम कंट्रोल को इस्टेब्लिश करेगा किसके ऊपर, जो भी कंपनीज के अफेयर रहेंगे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, सिविल, मिलिट्री, ओके, और सारी चीजें लेकर के कॉमर्शियल पार्ट्स को छोड़ करके एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या दे दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया सारी पावर। ठीक है, अब सारी पावर में क्या था, सारी पावर में एक बार यहाँ लिख लेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर जो सारी पावर्स थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को मिली थी वो क्या थी, सिविल। ठीक है, सिविल के साथ और क्या मिल गया, सिविल के साथ मिल गया मिलिट्री, और तीसरा रेवेन्यू। अगर आपको याद होगा तो ये सारी पावर्स किसके पास थी, पहले बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास में थी, पहले किसके पास थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी। अब कहाँ आ गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास आ गई। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करने क्या जा रहा था, इनको सुपरवाइज कर रहा था, इनको सुपरवाइज करने वाला था, और क्या कर रहा था, सुपरवाइज करने के साथ में डायरेक्ट भी करता था आपको कैसे सिविल अफेयर्स हैंडल करने हैं, ओके, मिलिट्री अफेयर्स हैंडल करने हैं, रेवेन्यू अफेयर्स हैंडल करने हैं, ये क्या कर रहा था, सुपरवाइज एंड डायरेक्ट दी ऑल दी पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर्स में किसको राजा बनाना है, किसको नहीं बनाना है, ठीक है, और कहाँ पे हमें किसके साथ में कौन सी अलायंसेस करनी है, ये सारी चीजें अब कहाँ आ गई, ये सारी चीजें बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब सीधे सीधे हैंडल कर रहा था। और इसके थ्रू ही अगर आप देखेंगे तो क्या हो गया, इसके थ्रू ही हमारे पास एक दायरा की दो तरह के गवर्नमेंट की बातें यहाँ आ गई। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो अगर आपके पास में डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कहीं पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे, एक इनिशिएटिव था किस चीज के लिए, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। ठीक है, पहले सारी चीजें कहाँ से कंट्रोल हो रही थी, पहले सारी चीजें कंट्रोल हो रही थी आपके बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल पे भी आ गई। ठीक है, बस इतना सा है पिट्स इंडिया एक्ट, ज्यादा इसमें उतना को सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या हुआ कैसे हुआ। ठीक है, ये सीधे आपको वन लाइनर्स से ज्यादा में इसमें क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर आपके मेंस में अगर कुछ आते हैं तो आप क्या करेंगे, मेंस में ये पॉइंट्स आप लिखिए, वी हैव गिवन यू एम्पल ऑफ डिटेल्स, तो इसको लेकर के आप आराम से प्रोसीड कर सकते हैं। अब मेन जो बात आती है वो कहाँ से आती है, चार्टर से आती है। ठीक है, एक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चल आवाज आ रही होगी आपको। ठीक है, एक जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, तो ये जो चीजें जो आपको पढ़ाई गई वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब पिट्स इंडिया एक्ट
कब आया? 1784 में आया। इसमें क्या कर दिया गया? डिस्टिंग्विश कर दिया गया पॉलिटिकल और कमर्शियल पार्ट को दो पार्ट में, ठीक है। जो भी फंक्शंस ऑफ कंपनी थी उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या रह गया? कॉमर्शियल, भाई खरीदिए बेचिए, जो आपको करना है सेल एंड परचेज और ये सब चीजें क्या करिए। अब आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही जो है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये देखेंगे, ये सुपरवाइज करेंगे। इनके कंट्रोल में क्या है? कॉमर्शियल फंक्शंस है, ठीक है। अब चलिए, अब कॉमर्शियल फंक्शंस इनके पास में है तो पॉलिटिकल फंक्शंस किसके पास में हो जाएंगे? पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए एक नई बॉडी बनाई गई, जिसको क्या बोला गया? जिसको बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन कौन से अफेयर्स देखने वाली थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपके सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू, जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स है तीनों, वो देखने वाली थी। और क्या देखने वाली थी, कैसे देखने वाली थी? दे वर गोइंग टू सुपरवाइज और डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते थे, सुपरवाइज भी करते थे, ठीक है। और कोर्ट ऑफ अब हमारे पास क्या हो गए? दो टाइप के गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गए, दो टाइप ऑफ गवर्नेंस अगर बोला जाए सही से तो दो टाइप ऑफ गवर्नेंस स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो दो टाइप ऑफ गवर्नेंस कैसे भाई स्टार्ट हो गई? पॉलिटिकल के लिए अलग, कॉमर्शियल के लिए अलग। पहले क्या होता था? पहले एक जगह से ही दोनों चीजें हैंडल होती थी, ठीक है। अब देखिए इसका क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी के ऊपर लगाम लगाना था। कंपनी के ऊपर लगाम लग गया, ठीक है। अब उन जैसे वो पहले थे, जैसे वो क्या करने आए थे? ट्रेड करने आए थे। अब उनको क्या बोला गया? भाई आप ट्रेड करने आए थे तो आप कमर्शियल सेक्शन ले लीजिए, कमर्शियल फंक्शन जो भी है, कमर्शियल अफेयर्स है, वो आप ले लीजिए, खरीदिए बेचिए, मूल भाव करिए, जो आपको करना है करिए। लेकिन अब जो है आप मिलिट्री, सिविल और रेवेन्यू में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। उसके लिए हमने क्या लेके आ गए? हम उसके लिए हम लेके आ गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, ठीक है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि जो कंपनी की टेरिटरी थी, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरी कही जाती थी, अब वो क्या कही जाने लग गई? ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। पहले ये नहीं कहा जाता कि ये ब्रिटिश पोजीशन है, जो भी एरिया मान के चलिए, कुछ स्पेसिफिक एरिया जो दिया गया है, वो पहले ये नहीं कहा जाता था कि भाई ये ब्रिटिश पोजीशन में है, ठीक है। ये कहा जाता था कि ठीक है कंपनी की यहाँ पे ये कंपनी का टेरिटरी है, कंपनी की टेरिटरी है। अब डायरेक्ट ये वर्ड पहली बार यूज हुआ, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ठीक। चलिए आइए अब हम एक और लॉ देख लेते हैं, छोटा सा लॉ है, उसमें से जनरली क्या है कि क्वेश्चन नहीं आता है, एक बहुत ही जिद्दी टाइप का, ओके। वो था, क्या कहते हैं, जिद्दी लेकिन बहुत ही काबिल, ठीक है। गवर्नर जनरल बना, जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए हम ये देख रहे हैं एक्ट ऑफ 1786, ठीक है। एक्ट ऑफ 1786, इसमें दो ही पॉइंट्स मेनली जो कंसाइज किए गए हैं, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये किसके लिए जनरली बनाया गया था? ये जो एक्ट था ना, वो टू हेल्प लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को हेल्प करने के लिए ये बनाया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को हेल्प करने के लिए ये बनाया गया था एक्ट, ओके। एंड हु वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस? ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये बंगाल के गवर्नर जनरल है, ठीक है। इनको ही अपॉइंट किया गया था, इनको क्या किया गया था? अपॉइंट किया गया था, ही वाज अपॉइंटेड, ठीक है। ही वाज अपॉइंटेड एज द
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जब इनको अपॉइंट किया गया तो इन्होंने दो शर्तें रखी, ठीक है। इन्हीं दो शर्तों को क्या बोलते हैं, टू ब्रिंग दिस टू ऑफ हिज कंडीशन इनटू रियलिटी, ये आपको एक्ट पढ़ना पड़ेगा और ये एक्ट उसी लिए लाया गया था, ठीक है। दे प्लेस टू डिमांड्स, दो उन्होंने डिमांड रखी। पहली उन्होंने जो डिमांड रखी वो था he should be given power to override the decision of his council in special case। अगर आपको याद होगा तो हम क्या हो रहा था, एक आपकी 4 मेंबर की काउंसिल थी जो, और गवर्नर जनरल की जो 4 मेंबर की काउंसिल थी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। गवर्नर जनरल इन, सॉरी, ठीक है। ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल में क्या थे, 5 लोग हुआ करते थे। 5 लोग में कौन था, एक गवर्नर जनरल और 4 जो है मेंबर्स होते थे, ठीक है, 4 जो है मेंबर्स हुआ करते थे, ठीक। अब ये बोल दिया गया, इनका कंडीशन ये था, इनकी कंडीशन बड़ी क्लियर थी कि इनको एक ओवरराइडिंग पावर दी जाए। क्या दी जाए, ही वांटेड टू ओवरराइड द डिसीजंस ऑफ, किसके डिसीजन को, ऑफ हिज काउंसिल। इनकी जो काउंसिल है, अगर वो कुछ सजेस्ट कर रही है, उसके जो डिसीजन है उनको ये क्या कर दें, ओवरराइड कर दें। कब ओवरराइड करना है इनको, इन स्पेशल केस। स्पेशल केस मतलब इनको चाहिए था कि एक हमारे पास ओवरराइडिंग पावर आ जाए, और स्पेशल केस तो ये खुद ही डिसाइड कर लेते होंगे जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। तो स्पेशल केसेस के लिए तो इनको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी भाई, ये तो सारी इन्हीं के ऊपर, गवर्नर जनरल मतलब सब कुछ उस टाइम के टाइम पे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मतलब सब कुछ, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन की हो गई, फर्स्ट कंडीशन यहाँ देख लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन ये क्या है, कंडीशन नंबर 1, ठीक है। ये कंडीशन नंबर 1 हो गई, चलिए जी, ये कंडीशन नंबर 1 हो गई। दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या कर, दूसरी कंडीशन इनकी थी कि सर अगर मैं काउंसिल को ओवरराइड कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे क्या बनना चाहिए, अगर मैं काउंसिल को ही ओवरराइड कर दे रहा हूं तो मुझे क्या बन जाना चाहिए, कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ बनना चाहिए, ठीक है। अब कमांडर इन चीफ कौन से, ठीक है, कमांडर इन चीफ की जो क्या थी डिमांड इन्होंने रखी, ठीक। दिस बोथ डिमांड्स वर फुलफिल्ड, ये आपकी जो कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, ठीक है। कंडीशन 1 कंडीशन 2 आपको समझ में आ गई, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 क्या थी, कंडीशन नंबर 1 थी कि भाई स्पेशल केसेस में मैं क्या करूंगा, स्पेशल केसेस में जो हमारी काउंसिल है, जो हमारी काउंसिल है, ठीक है, उसकी स्पेशल केसेस में क्या करूंगा, जो डिसीजन है उसको क्या कर दूंगा, ओवरराइड कर दूंगा। ये दोनों शर्तें क्या कर ली, ये दोनों कठिन शर्तें भुवन ने मंजूर कर ली। भुवन मतलब कि ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मंजूर कर लिया, ठीक है, बोथ दी
conditions were accepted. Both the conditions were accepted. ठीक है, दोनों ही शर्तें क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। ओके, दोनों ही कंडीशंस क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस was appointed as the Governor General of Bengal. लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या हो गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो आगे के जो एक्ट्स आपको दिखेंगे ना, वो आपको इसी के जो है ना प्रोसीडिंग एक्ट्स देखेंगे। इसी के क्या देखेंगे, प्रोसीडिंग एक्ट्स देखेंगे। प्रोसीडिंग एक्ट्स मतलब क्या, इसमें कुछ एड ऑन हो रहे हैं, ठीक है, वही मोस्टली, नहीं तो बाकी के जो मेजर जो चेंजेस आएंगे वो कब आएंगे, जो आपके बाकी के मेजर चेंजेस 1833 के चार्टर से आएंगे। ओके, चलिए अब चार्टर एक्ट्स को लेकर के हम वापस चालू करते हैं। अब बताइए भाई, चार्टर एक्ट्स, कितने चार्टर एक्ट्स आए थे, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, हाउ मेनी टाइप ऑफ चार्टर एक्ट्स वर देयर। ठीक है, चलिए चार्टर एक्ट्स, भाई सबको पता है कितने तरह के चार्टर एक्ट थे, 4 तरह के। पहला कौन था, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, चलिए 20 साल बीत गए, उन्होंने क्या लाया, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। फिर 20 साल बीते, फिर उन्होंने एक और चार्टर लेके आए। एक्चुअली क्या होता था ना, ये चार्टर्स जो थे उसके टाइम ड्यूरेशन डिसाइड होते थे। चार्टर मतलब क्या होता था, परमिशंस होते थे। अब ये परमिशंस के क्या थे, टाइम ड्यूरेशंस डिसाइड थे। भाई इतने टाइम के बाद ये चार्टर जो है क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब चार्टर एक्ट ऑफ, इसीलिए ये 20-20 साल के बाद आप इसको देखेंगे 1813, जबकि कोई मेजर इंसिडेंट ऐसा ना हो जाए। और चौथा चार्टर एक्ट क्या सा है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, 20 ईयर्स ईच, कितने, 20 ईयर्स ईच। क्या होता था, इनका टाइम ड्यूरेशन क्या होता था, इनका टाइम ड्यूरेशन फिक्स होते थे। ठीक है जी, इनका टाइम ड्यूरेशन क्या होते थे, इनका टाइम ड्यूरेशन फिक्स होते थे। 20 साल तक ये चार्टर चलते थे। ठीक है, चार्टर मीन्स परमिशन। अब एक एक करके क्या कर लेंगे हम, हमने देखा कि 1784, ठीक है, और 1784 देखने के बाद में, 1784 का जो वो देखने के बाद में हमारे पास क्या आया, एक एक्ट आया जिसको क्या बोलते थे, 1786 का जो एक्ट था हमारे पास, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को लेके आया गया। अब 1793 का चार्टर हम देखना चालू करेंगे। ओके, और ये बहुत ही क्लियर, मैं आपको बता दूं, ये वन लाइनर्स ही हैं, तो इसमें वन लाइनर्स में आपको मोस्टली सब चीजें स्टेप बाय स्टेप जो भी लिखी गई है ना, उतना ही आपके लिए बहुत है, उतना आप लिखिए, और उसके साथ में आप क्या करिए, PYQ लगाते जाइए। ठीक है, कुछ भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप NWS के हमारे वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, एंड वी विल आंसर टू इट। अच्छा, चलिए अब हम चालू कर लेते हैं चार्टर एक्ट ऑफ, लेट्स स्टार्ट विद द चार्टर एक्ट ऑफ। चार्टर एक्ट ऑफ 1790। ठीक, अब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का क्या था कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की, ठीक है,
ओवरराइडिंग पावर थी, ठीक है। ओके, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की ओवरराइडिंग पावर थी वो क्या कर दी गई, वो सारे ही, ठीक है। ठीक है, चलिए। अब कहता है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो पावर मिली थी 1786 में, ठीक है, 1786 ही तो था भाई, सेवन, नहीं नहीं कुछ गलत तो मैंने नहीं लिखा है, हाँ 1786 बिल्कुल, ठीक है, नहीं नहीं हाँ, कुछ बच्चों को बोला था कि भाई, ठीक है, चलिए 1786 में, सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन, ओके, फैक्ट्स अगर मुझे एक बार फिर से देखने कभी पढ़ते हैं जब आपके यू नो व्हेन वी गेट ऑल दिस थिंग, चलिए। तो अब क्या हो गया इसमें 1786 में, क्या हुआ 1786 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब ने डिमांड रखी थी, ठीक है, वो किसके लिए रखी थी, वो अपने लिए रखी थी, वो अपने लिए रखी थी, वो ओवरऑल सबके लिए वो डिमांड नहीं थी, वो ओवरऑल सबके लिए वो डिमांड नहीं थी। अब क्या कर दिया गया, अब यहाँ पे जो एक्ट आया उसमें जो भी उनके डिमांड थे ना, उसको क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। जो ओवर राइडिंग पावर है, क्या चीज, ओवर राइडिंग पावर ऑन द डिसीजन ऑफ काउंसिल was given, was extended, XTEN, ओके, तो जो ओवर राइडिंग पावर वाज एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड टू व्हाट, ठीक है। अब आगे के जो भी गवर्नर जनरल्स रहेंगे, गवर्नर जनरल्स जो आगे के रहेंगे, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो आगे के रहेंगे वो, और दूसरे गवर्नर्स ऑफ अदर प्रेसिडेंसीज, गवर्नर्स ऑफ अदर प्रेसिडेंसी, ठीक है, जो दूसरे पहले क्या उनसे जो आगे आने वाले गवर्नर हैं, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, बड़े ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, ये जो एक्ट आया वो एक्ट क्या आया, वो ये एक्ट आया, समझिएगा बड़े ध्यान से, ये एक्ट कब आया, अपॉइंट करने के लिए आया, जब इनके पास लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास क्या गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास जो कंडीशन गई कि सर, सॉरी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास अपॉइंटमेंट गया, जब उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर गया, भाई चलिए आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाइए, इन्होंने क्या किया, देखो भैया हमारे दो शर्तें हैं, क्या है, हमारी दो शर्तें हैं, क्या है भाई, मैं अपने ही काउंसिल का जो डिसीजन होगा उसको क्या कर दूंगा, ओवरराइड कर दूंगा, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला अच्छा जी, दूसरा क्या शर्त है भैया आपकी, दूसरा शर्त यह है कि मैं ही कमांडर इन चीफ रहूंगा, मैं ही कमांडर इन चीफ रहूंगा, मतलब मैं ही मिलिट्री ऑपरेशन जो हो रहे हैं उसमें मैं ही कमांडर इन चीफ रहूंगा, ठीक है। अब ये दो कठिन शर्तें क्या कर लिया, भुवन ने मान लिया, भुवन ने नहीं माना, गवर्नमेंट ऑफ, ठीक है, जो भी हमारे पास ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन्होंने मान लिया और कहा कि चलो भाई
आप जो है आइए कॉर्नवालिस साहब और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाइए। खुशी खुशी आ गया भाई। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, कॉर्नवालिस साहब तो बन गए। ये बन गया तो हर चीजें तो आजीवन रहती नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो अब जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बन गए, आजीवन तो रहेंगे नहीं, जाना भी है कभी ना कभी। ओके, तो अब ये आया कि भाई जब इनको ये सारी चीजें मिल सकती हैं, भाई हो तो तुम गवर्नर जनरल ही, हाँ? तो अब जो तुम्हें सुख सुविधाएं मिलेंगी, जो पावर्स तुमको मिलेंगी, बाकी को क्यों नहीं। हर जगह जो है, अगर आपके कहीं सहयोगी बैठे हैं तो आपके कहीं विरोधी भी बैठे हैं, है ना। तो हर जगह कुछ ना कुछ है। ओके, तो अब क्या कर दिया गया, अब गवर्नर जनरल के लिए एक और एक्ट लेके आया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब भाई चार्टर ही ला दिया गया। मतलब जो परमिशंस आपको दी जा रही है ना, वो परमिशन में ही आपको ऐड कर दिया गया, चलो भाई परमिशन में ही ऐड कर दो। बेटा अब क्या मतलब है, सब फर्जी इनका जो है करो, ठीक है। एक कॉर्नवालिस के लिए अलग एक्ट तुम लेके आ गए। तो इससे अच्छा है क्या है, हम ऐड कर देते हैं इसको चार्टर में ही, जो परमिशन आएगी उसमें ही ऐड कर देते हैं। तो परमिशन में क्या हम, क्या उन्होंने ऐड कर दी, परमिशन में ही ऐड कर दी, ठीक है, कि गवर्नर ऑफ बंगाल के पास तो ओवर राइडिंग पावर रहेगी ही, जो काउंसिल के जो डिसीजन होंगे उसको, उसके ऊपर में। ओके, तो भाई गवर्नर ऑफ बंगाल के पास अगर पावर रहेगी ओवरराइड करने के लिए, तो बाकी के जो गवर्नर्स हैं अदर प्रेसिडेंसीज के, मतलब किसके, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर हैं, वो क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, अब हमें भी ये सब पावर चाहिए। क्या चाहिए, हमें भी ये सब पावर चाहिए। हुँ? तो ये ओवर राइडिंग वाली पावर किसके पास आ गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ अदर प्रेसिडेंसीज। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए, पहला टॉपिक, पहला ये है। दूसरा, दूसरी जो यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, अब देखिए, जो गवर्नर जनरल थे ना, गवर्नर जनरल के पास अब ज्यादा पावर आए किसको, सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज को कंट्रोल करने की, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलिए, अब जो ट्रेड के ऊपर, अच्छा ये चार्टर आ क्यों रहे थे, ये चार्टर सारे आ रहे थे ट्रेड को क्या करने के लिए, ट्रेड कर ही रही थी कंपनी, कंपनी ट्रेड ही कर रही थी ऑलमोस्ट, ऐसा तो कुछ था नहीं कि फरमान जारी कर रही है, कुछ ऐसा कर रही है, ठीक है। ट्रेड के ही आड़ में ये सारी चीजें कर रहे थे, मिलिट्री हो गया, सिविल हो गया, दीवानी के थ्रू अपना सुप्रीम कोर्ट बिठा दिया, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू सारी चीजें क्या कर रहे थे, उसको ऊपर चेंज भी कर दिया, है ना, अमेंडिंग एक्ट के थ्रू, ठीक है, जो आपका सेटलमेंट एक्ट है उसके थ्रू। अब ये कर क्या रहे थे, ट्रेड ही तो कर रहे थे, और ट्रेड किसके नाम पे कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे कर रहे थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड कर रही थी, वो इवेंचुअली एट एट द लास्ट कहाँ जा रहा था, एट द लास्ट जा रहा था आपके ब्रिटेन, फायदा ब्रिटेन को ही पहुंच रहा था। बीच में सारी चीजें जो ये लोग अपना हथकंडे अपना रहे थे, छोटे मोटे, जो कहीं कुछ घुस ले लिया, कहीं कुछ क्या कर लिया, कहीं कुछ कंपनी का कुछ जा रहा है बड़ा, उसमें अपना भी भेज दिया माल उसमें, चलिए। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी चीजें ही कंट्रोल करनी थी, और एट्रोसिटीज भी बहुत हो रही थी इंडिया में,
ठीक है। आप देखेंगे कि ये एट्रोसिटीज जो है 1857 की लड़ाई के लिए जो है मेन एक यू नो मेन पॉइंट बनती है, मेन उसके वजह से एक पूरा रिवोल्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये सप्रेशन, उसके ऊपर में बेफिजूल की जो है इनकी नो इनकी जितनी बेफिजूल वाली हरकतें थी, जितने ये सप्रेस कर रहे थे, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसकी वजह से अब एक नया रिवोल्ट क्रिएट होके आ रहा था। ठीक है, उसको हम देखेंगे कि आगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, अब गवर्नर और गवर्नर जनरल को परमिशन मिल गई कि भाई आप जो काउंसिल है उसके डिसीजन को ओवरराइड कर दीजिए। और एक और बात हो गई, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास में क्या हो गया, और ज्यादा पावर आगे कंट्रोल करने के लिए किसको, जो प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे और मद्रास को। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो हम ध्यान से देखेंगे, जो ट्रेड थी, वो ट्रेड की और जो है 20 साल की मोहलत बढ़ा दी गई। मोहलत कितने टाइम की बढ़ा दी गई, 20 साल की और मोहलत बढ़ा दी गई। और कहा गया भाई देखिए, मोनोपोली रहेगी आपकी। मोनोपोली मतलब आप ही जो है वो आप ही रहेंगे, और कोई दूसरा ब्रिटेन से दूसरी कंपनी यहाँ ट्रेड करने नहीं आएगी। आएगी क्या, कोई कंपनी नहीं आएगी। आपकी एक ही जो है कंपनी रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ये क्या कर रही है, जो कि ट्रेड कर रही है, उसकी मोनोपोली हम बढ़ा रहे हैं। क्या कर दिया गया, monopoly of trade was extended to next 20 years। और 20 साल तक आपकी मोनोपोली बढ़ा दी गई, जी भी आप ट्रेड करिए, मस्त खाइए पीजिए, एंजॉय करिए, हमारे पास ये पैसा भेजिए। ठीक है, कंट्रोलिंग वोल्ड्रम तो चलता ही रहता है। हम तो एक्ट लाएंगे जब भी हमारे पास यहाँ पे ब्रिटेन में हो हल्ला होगा, भाई हम एक्ट लाएंगे। लेकिन आप भाई 20 साल का आपको ट्रेड दे दिया, ठीक है, आप मजे करिए। अब 20 साल का ट्रेड तो हमेशा ही इन पे जो है 20 साल जो है एक्सटेंड ही होता रहता था। जितने ही चार्टर हमारे पास आए हैं, जब तक रिवोल्ट नहीं हो गया तब तक इनके पास मोनोपोली रही, और इनको परमिशन देते रहे लोग, चलिए भैया ट्रेड करते रहिए 20-20 साल, चार्टर आपको परमिशन दे रही है। ठीक है, एक जो मेन पॉइंट यहाँ पे जो चेंज आया, ठीक है, यहाँ पे जो चेंज आया वो क्या था, गवर्नर जनरल की काउंसिल का कोई भी मेंबर, गवर्नर जनरल के काउंसिल का, किसका, गवर्नर जनरल के काउंसिल का कोई भी मेंबर क्या नहीं बनेगा, कमांडर इन चीफ नहीं बन सकता है। कमांडर इन चीफ नहीं बन सकता। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया कि भाई मान के चलिए ऐसा कोई तेज तर्राक आदमी हो, ठीक है, जो कि कमांडर इन चीफ के लायक हो, और वो गवर्नर जनरल के काउंसिल में भी हो, तो ये रूल क्या उस पर एप्लीकेबल होगा। उन्होंने कहा नहीं भाई देखो ऐसा है, उसको जब तक अपॉइंट नहीं किया जाए, ठीक है, उसको जब तक, अनलेस अनलेस he was
so appointed। ठीक है। अब मान के चले किसी बढ़िया आदमी का रिश्तेदार रहा हो, ठीक है, आपने तो नियम लगा दिया, आपने नियम लगा दिया कि भाई गवर्नर जनरल के काउंसिल का मेंबर क्या नहीं हो सकता है, कमांडर इन चीफ नहीं हो सकता। अब वो बहुत ही काबिल व्यक्ति है, ओके, बहुत ही ताकतवर व्यक्ति है, बहुत अच्छा सोर्स है उसका, तो भी क्या यही होगा क्या? नहीं भाई, उसको अपॉइंट किया जा सकता है। कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर जनरल खुद अपॉइंट करेगा। कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर जनरल खुद अपॉइंट करेगा। ठीक है। अब ऐसे जनरल टर्म्स में कोई भी गवर्नर जनरल काउंसिल का व्यक्ति कमांडर इन चीफ नहीं बन सकता है। लेकिन अगर उसको इसीलिए अपॉइंट किया गया हो, लेकिन उसको अगर कमांडर इन चीफ, ठीक है, ही अपॉइंट किया गया हो गवर्नर जनरल काउंसिल में, तो बात बढ़िया है, तब हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, इनका जो भी एक्ट था ना, उनका ऐसा था भाई, ये चीज फिक्स नहीं है। जो चीजें हमें लाभ पहुंचा रही हैं, जो चीजें हमारे वेलफेयर में है, हमारे वेलफेयर मतलब ब्रिटिश कंपनी या क्राउन या ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी फेवर में हो, ठीक है, एक्ट के उतने पार्ट तक तो हम राजी खुशी हैं। सब राजी खुशी, हाँ भाई सब राजी खुशी, ठीक है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, है ना? तो ये जो है, और जहां ये लगा कि हाँ भाई ये पॉइंट जो है फ्यूचर में कुछ कंडीशन गड़बड़ कर सकता है, तो क्या करेंगे, उसको एक बढ़िया सा क्लॉज दे करके ऐड कर दिया जाता था कि अनलेस ही वाज अपॉइंटेड, सो अपॉइंटेड। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इन जनरल क्या हो सकता है? इन जनरल, ठीक है, इन जनरल गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर कमांडर इन चीफ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर उसको कमांडर इन चीफ ही अपॉइंट किया गया हो, तो वो गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर हो सकता है। ये मेंबर है। ठीक है, चलिए जी, ये समझ में आ गया। एक और छोटी सी बात इन्होंने ये रखी कि भाई जो आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया था, क्या बनाया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। डुअल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिट्स इंडिया एक्ट में हम लोगों ने देखा था, उसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भाई पैसा कहां से मिलेगा? लेके तो आप आ गए डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला जो है, आप क्या लेके आ गए? पहला आपने बिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू आप पहला लेके आ गए भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑलरेडी था, उसको भाई कंट्रोल करने के लिए आप एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेके आ गए। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो लोग होंगे उनको पैसा कौन देगा? पैसा भी तो देना पड़ेगा कि फ्री में वो काम करेंगे तुम्हारे लिए। अब कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा जो है
बर्डन पड़ रहा था भाई। तो कंपनी के ऊपर बर्डन पड़ेगा तो कंपनी बर्दाश्त करेगी? कंपनी बर्दाश्त थोड़ी करेगी। यार देखो भाई, ऐसा है, जो आप चार्टर दे रहे हो ना, उस चार्टर में लिख के भेजिए कि जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हैं, और उनके जो भी स्टाफ हैं, ठीक है, प्लस इनके स्टाफ, जो इनके नौकर चाकर खाना पीना बनाने वाले जो भी होंगे, ठीक है, या फिर जो इनके सलाहकार होंगे, जो भी हों बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, ये तो बॉडी था, न्यू बॉडी। इसको भाई पैसा कहाँ से मिलेगा? इसको अब पैसा मिलेगा इंडियन रेवेन्यू से। एक ही सोर्स ही था, क्या था? इंडियन रेवेन्यू। इंडियन रेवेन्यू, ओके। अब इंडियन रेवेन्यू से आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। दे वर पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यूज, ठीक है। चलिए क्विकली अब इसको समराइज कर लेते हैं फटाफट, जो हमारी चार्टर एक्ट है 1793 की, उसको फटाफट समराइज कर लेते हैं। पहली क्या बात हो गई भाई? चलिए, पहली बात ये हो गई कि आपके जो भी ओवरराइडिंग पावर थी, ओवरराइडिंग पावर किसकी थी? ओवरराइडिंग पावर जो भी थी, एक सेकेंड, चलिए जी, जो ओवरराइडिंग पावर जो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब के लिए बनाई गई थी, उनको अपॉइंट करने के लिए, अब वो जितने भी गवर्नर जनरल थे उन सबको चाहिए थी। जितने भी गवर्नर जनरल मतलब जो आगे आने वाले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनको भी चाहिए थी। और किसको भी चाहिए थी? गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज को भी चाहिए थी, ठीक है। गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज, एक सेकेंड, चलिए एक सेकेंड, जो गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज है ना, उनको भी चाहिए थी। दो ही प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे और मद्रास। बाद में हमारे पास एक पंजाब भी प्रेसिडेंसी बन के आई, और भाई इनका तो विस्तार होते गया फिर, ठीक है। चलिए इसको समराइज कर देंगे, अगर उसमें जाएंगे तो बहुत ज्यादा हमारे पास, ओके। तो ओवरराइडिंग पावर किसके ऊपर? काउंसिल के ऊपर में, ठीक है। कौन से काउंसिल? गवर्नर जनरल काउंसिल। अब गवर्नर जनरल काउंसिल के ऊपर में जो ओवरराइडिंग पावर थी वो सबके लिए लागू कर दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आने वाले, और गवर्नर ऑफ अदर प्रेसिडेंसीज को, ठीक है, बॉम्बे और मद्रास। इससे पावर बढ़ गई किसकी? गवर्नर जनरल की, ठीक है, गवर्नर जनरल की पावर बढ़ गई। दूसरा चीज क्या था? मोनोपोली, और 20 साल के लिए ट्रेड की मोनोपोली किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ा दी गई, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास और 20 साल की मोनोपोली हो गई, आप ही करेंगे जो करेंगे, बाकी कोई आपको मतलब आपको इंटरफेयर करने के लिए नहीं आएगा, ओके। नो अदर कॉम्पिटिशंस, ओके। कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, आप जो भी करेंगे आप ही करिए, ठीक। चल, किसमें? कॉमर्स, किसमें? ट्रेड में, ठीक है। ट्रेड में जो भी करना है आप ही करिए, ठीक। तीसरा पॉइंट, गवर्नर जनरल इन काउंसिल का जो मेंबर है, जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल का मेंबर है, वो क्या नहीं हो सकता है? कमांडर इन चीफ। ये जो नहीं वाली चीज है ना, वो जरा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नहीं वाली चीज अगर आपको याद हो तो एक सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल या फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी है, सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो अमेंडिंग एक्ट था, ठीक है, जो अमेंडिंग एक्ट में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो पढ़ा था वो क्या था कि जो काउंसिल है ना, ठीक है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में जो याद है आपको कि जो काउंसिल है, ठीक है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है, जो भी हमारे प्रोविंशियल कोर्ट के केसेस होंगे वो कहाँ पे चैलेंज किए जा सकते हैं, कहाँ पे अपील किए जा सकते हैं? वो आपके प्रोविंस गवर्नर जनरल इन काउंसिल में, ठीक है,
आपके अपील किए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं किए जाएंगे। कल हमने ये बताया था। लॉ उसके ऊपर में कौन बना सकता है? उसके ऊपर में लॉ है, लॉ उसके ऊपर में गवर्नर जनरल इन काउंसिल बना सकता है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल मतलब एक बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही बड़ा संस्थान। ओके, वी कॉल्ड इट एज एन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड टुगेदर। ठीक है, बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया था कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, चले अब दूसरा नॉट वाला कंडीशन क्या आ गया? गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर क्या नहीं हो सकता है? कमांडर इन चीफ नहीं हो सकता। ये एब्सोल्यूट था क्या? नहीं भाई, एब्सोल्यूट नहीं था। अगर उसको अपॉइंट ही किया गया हो कमांडर इन चीफ के लिए, अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड, तब हमें कोई परेशानी, तब कोई परेशानी होगी क्या आपको? नहीं भाई, हमें कोई परेशानी तब नहीं होगी। हमें क्या परेशानी है? आपने उसी के लिए अपॉइंट किया है, आप जहां मनवा रखिए। ठीक है, लेकिन कोई गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर कमांडर इन चीफ नहीं बन सकता इन जनरल टर्म्स। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू जो हमारे पास आया था, जो पिट्स इंडिया एक्ट। ओके, अब पिट्स इंडिया एक्ट में जो हमारे पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन के आया, तो भाई क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल में हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो लागत थी, जो भी पेमेंट उनको देना था, वो हम कहाँ से देंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो भी पेमेंट अब कंपनी, आपकी कंपनी बेयर नहीं करेगी, वो अब कहाँ से देंगे? वो अब हम देंगे ना इंडियन रेवेन्यू से। क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये सब छोटे छोटे चेंजेस थे, छोटे छोटे चेंजेस जो थे, हम इसको फटाफट ही कवर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि, क्योंकि वन लाइनर चेंजेस थे, इसमें ज्यादा डिस्कशन था नहीं। अब काउंसिल का पैसा कहाँ से आएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पैसा कहाँ से आएगा? तो भाई इंडियन रेवेन्यू से आएगा। तो इसमें क्या ही मतलब ऐसा रहेगा, है ना? इसको क्या मतलब ब्रॉडर एस्पेक्ट में वो किया जाए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है आपको? इसके साथ में देखिए, आप इसके साथ में एक चीजें जो है करते चलिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको नोट भी कर रहे हैं। ठीक है, नोट करते रहिए, लाइक करते रहिए इस वीडियो को। ठीक है, ताकि और शेयर करते रहिए, अपने बाकी जो दोस्त हैं उनके साथ में भी शेयर करते रहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये क्लास है, फ्री क्लास है। ठीक है, और इसमें पूरी इंडियन पॉलिटी पढ़ाई जाएगी आपको। और किसको मैं रेफर कर रहा हूँ? इंडियन पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत, जो स्टैंडर्ड बुक है 7th एडिशन को रेफर कर रहा हूँ। चलिए, पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर मस्ट। आप नहीं लगाएंगे तो ये पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। सारी चीजें आपको लगेंगे कि एक ही बराबर है ना? बेहतरीन तरीका ये पढ़ने का है कि आप ये पढ़िए, नोट्स देखिए, और नोट्स देखने के बाद में उसके बाद आप नोट्स देखिए, ये नोट्स देखिए, और नोट्स देखने के बाद में पीवाईक्यू लगाते रहिए। ओके, चलिए जल्दी से एक और चार्टर देख लेते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी, वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ठीक है एंड कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली क्या कर दी गई? एंड कर दी गई, एक्सेप्ट दो चीजें। सॉरी, मैंने पिछले जो है
जो है चार्टर में ये कह दिया था कि मोनोपोली लाइफ टाइम रहती है, परमिशन 20 साल रहती है, ठीक है, परमिशन ग्रांट की जाती है 20 साल रहती है, ठीक है, मोनोपोली नहीं रहती है, सॉरी मोनोपोली नहीं रहती है, लाइक टू मेक अ करेक्शन हियर, ओके। अब 20 साल तक की जो इनकी मोनोपोली थी उसको क्या कर दिया गया, एंड कर दिया गया। लेकिन क्या सारी मोनोपोलीज एंड कर दी गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, ठीक है, वो एंड कर दी गई, वो इस चार्टर के थ्रू क्या कर दी गई, एंड कर दी गई, ठीक है। अब ये जो एंड कर दी गई वो क्या सब चीजों में एंड कर दी गई? ये सारी चीजों में एंड नहीं की गई, इसको दो जगह अभी भी बचा के रखा गया। तो वो दो जगह कौन से थे? वो दो जगह आपके जो थे ट्रेड विद चाइना, ट्रेड विथ चाइना, ओके, और ट्रेड इन टी विथ इंडिया। देखिए, एक जनरल टर्म्स में ये कहा जाता है कि जब तक चाय की जो है चुस्की अंग्रेज नहीं लेते थे तब तक उनका सुबह जो है शुरू नहीं होता था। जब तक वो चाय की चुस्की नहीं ले लें तब तक उनकी सुबह क्या होती थी, शुरू नहीं होती थी, है ना। एक सेकंड, चलो छोड़िए ओके। तो दो चीजों में इनकी मोनोपोली अभी भी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली अभी भी दो चीजों में थी, किस किस में? ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी विथ इंडिया, ठीक है। ओके, और ये कब तक रही? ये जब आपके अगले जो चार्टर हैं तब तक रही, ओके। चलिए दूसरी, तो इसमें अब एक्सटेंड करने के लिए अब इसमें जो है डिस्कस करने के लिए इतना कुछ क्या ही है भाई। चाय में जो है इनका ट्रेड जो है रहा, मोनोपोली रही, और चाइना के साथ ट्रेड करने में मोनोपोली रही। अब इसमें क्या ही वो किया जाए, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली कम कर दी गई, ठीक है। ये एक झलक, ये एक झलक थी जो हमने दो चार्टर्स में आपको इतना अच्छा परमिशन, जो भी दो प्रीवियस जो एक्ट आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस की वजह से, उसमें जो हमने आपको इतना अच्छा जो परमिशन दिया था, जो चार्टर दिया था, ठीक है, उससे थोड़ा सा यू नो कंपनी का कंट्रोल, क्राउन का कंट्रोल कंपनी के ऊपर थोड़ा क्या था, कम सा पड़ गया था। अब ये समझिए, देखिए यहाँ पे हमको ये भी समझना होगा कि इंडियन, देखिए इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एज लोकल बॉडी, ठीक है, क्या चल रहा है, धीरे 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 रिवॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। आप ये पढ़िएगा, हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे होंगे साथ में तो आपको समझ में आ रहा होगा कि धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। तो अब धीरे धीरे जब हम रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो जो क्राउन है वो अपना होल्ड इंडिया से खत्म नहीं करना चाहता है, ठीक है, और कंपनी के अकॉर्डिंग भी चलना चाहता है, ठीक है। कंपनी भाई इतने दिनों से स्टैब्लिश है, उन 1600 में आकर के ये सब कहानियां कहते हुए चल रही है, तो धीरे धीरे होल्ड जो है और लेके चल रहा है, ठीक है, और होल्ड क्या करना है, छोड़ना भी नहीं है, ओके। चलिए इसी के थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, जब भी आप ये एक्ट्स पढ़े ना तो ये एक्ट्स आप ये सोच के पढ़िए कि हो क्या रहा है हिस्ट्री में, बाकी इंडिया में हो क्या रहा है, रिवॉल्यूशंस
स्टार्ट हो गई हैं। धीरे धीरे चीजें रिवोल्ट की तरफ बढ़ती जा रही हैं, है ना। और ऐसा है नहीं, इतनी बड़ा बोलते हैं कि द सन डू नॉट सेट इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, डजंट सेट गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट बोले या फिर क्राउन बोले, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर जनरली बोलना चाहिए, तो उसमें सूरज डूबता नहीं था भाई। कहीं ना कहीं इनका ऐसा रहता था जहां पे इन्होंने इतनी जगह अक्वायर कर लिया था कि कहीं ना कहीं इनका वर्चस्व रहता था। इन्होंने ऑलरेडी टेरिटरी अपनी बना रखी थी, कहीं ना कहीं क्राउन के अंतर्गत और भी बहुत सारे देश थे, ठीक है। तो हमें ये सब चीजें ध्यान में लेकर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उसके पास इंटेलिजेंस तो होगा ही, लोग होंगे जो बता रहे होंगे हाँ भाई देखिए यहाँ पे सुबुगाहट स्टार्ट हो चुकी है, लोग आजादी अब मांग रहे हैं, आप ये जो एट्रोसिटीज और ये सब रिपरकशंस इसके बहुत ही खराब होने वाले हैं। तो क्या धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे करके वो चीजें गर्म होते 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 एक उफान पे आई और बाहर निकल गई। उतनी अच्छे तरीके से नहीं निकली 1857 में, लेकिन निकली तो सही। और जब निकली, पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंग्लैंड में बैठे हुए सत्ताधारी लोग हिल गए, दे वर शेकन। और तब उन्होंने, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम ये आपको दिखाएंगे कि जब उन्होंने तब क्या किया, तब उन्होंने इंडियंस को भी उसमें इन्वॉल्व करना चालू किया एग्जीक्यूशन में, एज एग्जीक्यूटिव बॉडी, एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी। क्या करना चालू किया, इन्वॉल्व करना चालू किया, किसको इन्वॉल्व करना चालू किया, इंडियंस को भी, जो पढ़े लिखे लोग थे उनको इन्वॉल्व करना चालू किया। चलिए अब वापस आ जाते हैं अपने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ना, वो खत्म करने के लिए ही ये चार्टर एक्ट आया था। और अब इनको मोनोपोली केवल 2 जगह दी गई थी, 2 जगह इनकी मोनोपोली एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी विथ इंडिया। चाय से ही याद रख लीजिए, दोनों जगह पे इनकी जो है, दोनों जगह से इनके चाय जाते थे, तो भाई ट्रेड तो इनको चाहिए था, ठीक है। सुबह ही नहीं होती थी इन सबों की बिना चाय से, ओके। चलिए जी, इसके थ्रू क्या हो गया, क्राउन क्या करना चाहता था, सोवरेंटी स्टैब्लिश करना चाहता था। सोवरेंटी मतलब कि भाई सोवरेंटी मतलब कि अपनी, they want to show like the British crown is sovereign, मतलब ब्रिटिश क्राउन ही सब कुछ है, सारी चीजें ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ही चलेंगी, ठीक है। ये आपके प्रियम्बल में भी आएगा, सोशल सेकुलर सॉवरेंट, ठीक है, वहां पे हम अच्छे से इस टर्म को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप सॉवरेंटी ये समझ लीजिए, पूरी जो भी चीजें रेगुलेट हो रही हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, वो किसके बिहाफ पे करेगी, हु इज द सुप्रीम अथॉरिटी, ब्रिटिश क्राउन। हु इज द सुप्रीम अथॉरिटी, ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। अब यही एक जो है क्वेश्चन आया था, ठीक है, आपका 19 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट हम एक बार और देख लेंगे,
it allowed it allowed चल चल it allowed अब देखिए इनका उद्देश्य जो है ना यहाँ से साफ होते जा रहा है, ठीक है। इनको ये बात पता थी कि हिंदू मुस्लिम, आपको पता है कि हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ के थ्रू जो है गवर्न करने के लिए इन्होंने कहा था, ठीक है। जो हमारे पास लॉ जो उन्होंने बना के दिए थे उसमें क्या बोला गया, हिंदू और मुस्लिम लॉ के थ्रू जो पर्सन्स ऑफ डिफेंडेंट, ओके, वो क्या करेंगे, उनको कौन से लॉ के थ्रू गवर्न हो, वो कौन से लॉ के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में वो क्या बोलते हैं अपील कर पाएंगे, हिंदू और मुस्लिम लॉ के थ्रू। अब इनको ये लगा कि देखिए भाई इनको तोड़ना जरूरी है, इंडिया को तोड़ना जरूरी है, ये इकट्ठे हो रहे हैं ये लोग। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया भाई, क्रिश्चियनिटी जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आता है भाई, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज को क्या कर दिया गया, क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया भेजा गया, क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया भेजा गया। और क्या बोला गया भाई, चाहिए उनको एनलाइट करिए, क्या करिए, जाइए उस किसको, इंडिया के जो लोग हैं ना उनको एनलाइटन करिए। सोचिए जहां, 2 मिनट रुकना चाहूंगा, जहां गौतम बुद्ध जैसे लोग रहे हों, जहां एक से एक बढ़ के मुस्लिम प्रीचर्स, जहां एक से एक बढ़िया हिंदू साधु संत, रामायण महाभारत, ठीक है, इपिक्स जो लिखी गई हो, तुलसीदास हो गए, इस धरती पे अंग्रेजों ने किसको भेजा, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी रिलीजन, ओके, just I'm trying to involve, you know, just I'm trying to create an environment where you should get an understanding, like what were their plan, उनका प्लानिंग क्या चल रही थी उनकी, ठीक है। तो वहां पे इन्होंने किसको भेजा, इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा। आप क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजिए, हमें प्रॉब्लम नहीं है, जिसका जो धर्म है वो, जिसको जो धर्म अच्छा लगता है वो जाएगा अपनाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहना कि आप जाइए और एनलाइटनिंग ऑफ इंडियन पीपल, एनलाइटनिंग ऑफ इंडियन पीपल, जो भारतीय लोग हैं उनको क्या करना है, आपको एनलाइटन करना है, उनको क्या करना है, ज्ञान देना है। भाई मिशनरीज आती अपना काम करती, कहती कि चलिए भाई आइए आप जुड़ जाइए, और जुड़ने के बाद में ठीक है, आपको ये धर्म अच्छा लगता है, देखिए हमारे धर्म में ये चीजें हैं, आपको ये धर्म अच्छा लगता है आप आ जाइए, ओपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप क्या कह रहे हैं कि इंडिया के जो लोग हैं उनको जा करके क्या करिए, एनलाइटन करिए। क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे आई and they were sent to enlighten the Indian people.
तो आप इसका जो है मतलब खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। एकमात्र इसका उद्देश्य क्या था? एकमात्र उद्देश्य था कि भाई हम रूल करते रहें। इंडिया जो सोने की चिड़िया थी उसको हम आराम से रूल करते रहे, हमें कुछ नहीं और करना है। हमारे पास यहाँ से जो है सारी चीजें, स्पाइसेस और ये सब चीजें वहां जाती रहे, कॉटन जाता रहे, वहां से कॉटन की जगह फिर बन के आता रहे, सब चीजें यहाँ पे हम ट्रेड करते रहे। यहाँ पे हम जो है इसको जो है नो जितना हो सके उतना यहाँ से लाभ उठाते रहें। इसके लिए एक और दाव जो है क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में एनलाइटन करने के लिए लोगों को भेजा गया। अब हुआ कि नहीं एनलाइटन भाई बात की बात है हुए होंगे एनलाइटन, कुछ कुछ नहीं हुए होंगे। मैं ये नहीं मानता कि उनके एनलाइटनमेंट से जो है किसी ने क्रिश्चियनिटी ज्वाइन करी, उनको पसंद आया, उनकी बातें पसंद आई तो ज्वाइन कर ली, बस सिंपल सी बात। इंडिया के लोग बेवकूफ नहीं थे, बढ़िया बढ़िया अर्थशास्त्री, बढ़िया बढ़िया लॉयर्स, अगर फ्यूचर में आप देखेंगे तो जो उनका कानून है उससे अच्छा कानून, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? इंडिया का है। तो किसने बनाया? ब्रिटिशर्स ने बनाया, या फिर जो उन्होंने किसी क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजी थी उसने बनाया? इंडिया के लोगों ने ही बनाया। तो आप इंडिया के लोगों को एनलाइटन क्या करने आ गए? मेन जो कॉन्सेप्ट था इनका डिवाइड एंड रूल का था। मेन कहीं कुछ ऐसा करो जिसमें ये यूनिटी इनकी बनी ना रहे और हमारा काम जो है आसानी से चलता रहे। चलिए दूसरी चीज देखिए, वेस्टर्न एजुकेशन को, किसको? वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन को लेके आया गया। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पे क्या कराया गया? जो भी ब्रिटिश टेरिटरीज थी ना, उसमें वेस्टर्न एजुकेशन को इम्प्लांट करने के लिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया। और इसके लिए एक फंड भी डाला गया 1 लाख रुपए का। कितने का? 1 लाख रुपए का। ठीक, 1 लाख रुपए का एक फंड, इसके लिए एजुकेशन इन नेटिव इंडिया, एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए का फंड भी दिया गया कि भाई आप वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ मुड़िए। जब तक आप अपनी बैकग्राउंड नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके ऊपर कोई रूल नहीं कर सकता है। ठीक है, और बैकग्राउंड छुड़वाने का सबसे आसान तरीका क्या है? भाई बैकग्राउंड छुड़वाने का सबसे आसान तरीका यह है कि वेस्टर्न कल्चर को हम आपके ऊपर थोपना चालू करें। जब आप वेस्टर्न हो जाएंगे, 2 3 4 पीढ़ी के बाद से आपको पता ही नहीं हो कि आपकी जो है पूर्वज कितने बढ़िया हुआ करते थे, हमारे पास क्या नॉलेज थी। तो जो उनका कल्चर होगा वो आप अडॉप्ट कर लेंगे, और जब आप उनका कल्चर अडॉप्ट कर लेंगे फिर क्या होगा? जैसे आपने उनका कल्चर अडॉप्ट किया, वो आपको जिस तरीके से चाहे उस तरीके से घुमा सकते हैं। और ये देखा जाए तो एक तरह से जो क्या था, रिलीजियस और मूविंग टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर, ये जो आपका जो चार्टर एक्ट था
वो इन दोनों चीजों पे ज्यादा फोकस करता था। ठीक है। अब अगर आपको याद होगा तो रेवेन्यू के लिए जो आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, वो इंडिया के ही इंडियन रेवेन्यू से ही उनकी सारी पैसे आता था उनका। तो भाई एक एक लोगों से तो अंग्रेज वसूलेंगे नहीं, तो उन्होंने क्या कहा, लोकल गवर्नमेंट। चल क्या हुआ, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला गया, आप क्या कर सकते हैं, आप टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये ऑथोराइज कर दिया गया। और जो नहीं देगा उसको क्या करेंगे, और जो नहीं देगा उसको आप क्या करिए, पनिश करिए। पहला क्या है, आप जो है वो टैक्स इम्पोज करिए, और जो नहीं दे रहा है उसको पनिश करिए। और जो हमें जो टैक्स आपको मिल रहा है उसमें आप कुछ आप अपने रखिए, और कुछ चीजें हमारे यहाँ भेजिए, जिससे कि हम अपना खर्चा वर्चा चला सकें। ठीक है, चलिए जी एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे इसको। हम क्या पढ़ रहे थे, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब इस चार्टर एक्ट में क्या हो गया, चार्टर एक्ट में जो मोनोपोली मिली हुई थी कहाँ पे, 1793 में, उस मोनोपोली को, जो ट्रेड के लिए मोनोपोली मिली हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ट्रेड के लिए मोनोपोली मिली थी, उसको क्या कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया, उसको क्या कर दिया गया, एंड कर दिया गया। लेकिन पूरा एंड कर दिया गया क्या, नहीं भाई पूरा एंड नहीं किया गया। उनको दो चीजों के लिए अभी भी मोनोपोली थी भाई, उनको चाय पीने की पूरा अधिकार था, वो चाय अगर उनको पीना है तो वो चाय पियेंगे। चाय कहाँ से पियेंगे, चाइना से पियेंगे या फिर इंडिया से पियेंगे। अब इंडिया में तो बाकी सब भी चीजें चल रही हैं, तो वहां मोनोपोली छोड़ दे क्या, नहीं भाई, उनको स्पेसिफिक कर दीजिए कि किस चीज के ट्रेड में आपकी मोनोपोली रहेगी, ट्रेड इन टी। भारत में किस चीज पे उनकी मोनोपोली अभी भी बनी रहेगी, ट्रेड इन टी, ट्रेड इन टी पे बनी रहेगी। और चाइना में, चाइना में हर चीज पे। ठीक है, अगर चाइना के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं तो चाइना के साथ they usually used to go with tea as a part of trade major for China। ठीक, चाइना के साथ जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो पूरे ट्रेड पे उनकी मोनोपोली रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी की, लेकिन इंडिया में केवल ट्रेड इन टी पे रहेगी। इसके थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बताना चाहती थी, ब्रिटिश क्राउन ये बताना चाहती थी कि देखो भाई, ब्रिटिश क्राउन सोवरेंट है, जो हम है वो हमारे ही अधीन है। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन से बड़ी नहीं हो गई है। ठीक है, sovereignty of British Crown was established। ठीक है, want to clear, British Crown want to clear the sovereignty। ओके। तीसरी चीज, इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज, देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया होगा, देख लेना आप, पीवाईक्यू जब आप लगाएंगे ना तो आप देख लीजिएगा। ये देखिए, ब्रिटिश मिशनरीज को क्या करने के लिए इंडिया में भेजा गया, एनलाइटन करने के लिए इंडिया में भेजा गया। जय भाई आप एनलाइटन करिए, और जितने भी लोग हैं ना उनको अपने में जोड़ने की कोशिश करिए, ये सिंपल सी बात है, ये जोड़ने के लिए लिया गया था। चौथी बात, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया गया, वेस्टर्न एजुकेशन को क्या किया गया, प्रमोट किया गया। एक मिनट, वेस्टर्न एजुकेशन को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया।
ठीक है। अब भाई कहाँ कहाँ पे जितने भी ब्रिटिश टेरिटरी थे, यहाँ पे भी कुछ और राज्य ऐसे थे जहाँ पे जो है ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश टेरिटरी नहीं थे, ठीक है। तो वहां पे नहीं, लेकिन जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी वहां पे क्या किया गया, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर दिया गया, और इसके लिए कितना फंड दिया गया, 1 लाख रुपया, ठीक है। इसके लिए कितना फंड दिया गया, 1 लाख रुपए का बजट इसके लिए दिया गया एजुकेशन के लिए, ठीक है। अब ये सारे जो बजट आ रहे हैं, सारी चीजें जो पैसे के रूप में आप देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से तो रिवेन्यू से ही जुड़ेंगे। हम्म। तो अब रिवेन्यू जो है बढ़ाना जरूरी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ट्रेड से ही काम चल रहा है, अब क्या करना पड़ेगा, टैक्स से भी कुछ ना कुछ उठाना पड़ेगा। जब टैक्स से आप उठाएंगे तो टैक्स कहाँ से आएगा, लोकल से आएगा। तो लोकल से जब आएगा टैक्स, तो अब क्या है, लोकल गवर्नमेंट से जब टैक्स आ रहा है, तो टैक्स आप कलेक्ट कैसे करेंगे, लोकल गवर्नमेंट जो है उसको आप पावर दे दीजिए, चलिए भाई आप टैक्स कलेक्ट करिए। लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, टैक्स कलेक्ट करेगी, टैक्स इम्पोज करेगी, सॉरी इम्पोज करेगी, और जो नहीं देगा उसको क्या करेगी, पनिश करेगी। अपने मन के हिसाब से जो भी टैक्स लोकल गवर्नमेंट जो है वो लगाती थी, इसमें से कुछ पैसे जो है भेजती थी किसको, कुछ पार्ट अपने रखती थी, अपने स्व आराम के लिए रखती थी, और कुछ पार्ट कहाँ देती थी, कुछ पार्ट जो है ब्रिटिशों को देती थी। मेजर चंक जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को या फिर क्राउन को दिया जाता था, ठीक है। जो ठीक है, कंपनी के जो भी एक्स्ट्रा अफेयर्स थे पैसे के हिसाब में, उसको फुलफिल करने के लिए, वो और कहीं से इंग्लैंड से पैसा लेके नहीं आते थे, है ना। ये हमारी सारी चीजें हो गई। तो हम लोगों ने जो कवर कर लिया है आज, वो एक बार वापस से देख लेंगे। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है, एक्ट ऑफ 1786, और चार्टर एक्ट के 2 पार्ट जो हम लोगों ने कवर कर लिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और दूसरा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये 4 चीजें जो है आज हम लोगों ने कवर कर ली। मोस्टली ये वन लाइनर्स के ही क्वेश्चन इसमें आते हैं, बहुत डिस्क्रिप्टिव अगर आएंगे तो आप उसमें भी लिख पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। डिटेल जो है स्टडी ये आपकी है, ठीक है। अगर कहीं और कुछ रह जाता है जो आपको लगता है कि, ठीक है, जो आपको लगता है कि भाई ऐड करना चाहिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट में आप जरूर मुझे बताइए। आप यू कैन यूज द कमेंट बॉक्स, ओके, you can use the comment box of NWS. लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं और हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। और क्या करना है आपको, ये जो हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आपकी फ्री क्लासेस जो आपको प्रोवाइड करा रही हैं, वो प्लस आपके एम लक्ष्मीकांत की बुक प्लस PYQ। अगर आप ये 3 चीजें एक साथ लेकर के अपना नोट्स बना के चलें, तो पॉलिटी में कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे, विल कॉल इट एज एन एंड। थैंक यू, एंजॉय योर डे, थैंक यू।